अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट अरसला। प्रोग्राम नकाबिला फरामोश में बहुत बहुत खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, ये वाक़या मरीम फ़ातिमा ने कराची से भेजा है। वो बताती हैं कि इस वाक़े को गुजरे हुए तकरीबन 18 से 20 साल हो गए हैं, जब हम औरंगी टाउन में रहा करते थे। हमारा जो घर था वो आबादी से काफ़ी अंदर जाकर था, जहाँ कुछ ही मकानात थे, बाकी सब खाली ज़मीनें पड़ी हुई थी। बहुत ही सुनसान एरिया था। काफ़ी सालों से हम वहाँ रह रहे थे, मगर आबादी वहीं की वहीं थी। कोई एक आध मकान बन गया तो बन गया, मगर ज़्यादातर सन्नाटा अंधेरा ही रहता था। मगरिब होते ही कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आना शुरू हो जाती। तकरीबन मगरिब होने के बाद बहुत कम लोग घरों से बाहर जाते। काफ़ी आगे जाकर बस का स्टॉप था। ना ही उस वक्त कोई कन्वेंस चला करती थी जो रोड तक जा सके। एक दिन हमारी कज़न की शादी करीब आ रही थी और हम शादी की तैयारियों में लगे हुए थे। हम बहुत एक्साइटेड थे। मेरे हस्बैंड ने मुझे मेहरान गाड़ी लेकर दी हुई थी। मेरे 3 बच्चे थे। मेरी बड़ी बेटी कॉलेज में ही पढ़ती थी। एक दिन मैं और मेरी बेटी मार्केट जा रहे थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि घर से रोड तक का रास्ता जो था वो काफ़ी सन्नाटे वाला था। रास्ता भी काफ़ी टूटा फूटा था और खारदार झाड़ियाँ भी उगी हुई थी। कुछ खंडर नुमा घर थे जिनकी छतें और दीवारें भी गिरी हुई थी। हम बातें करते हुए जा रहे थे कि उस सुनसान वाले रास्ते में जब हम तकरीबन आधे रास्ते में पहुंच गए तो एक लालटेन उठाए हुए एक बूढ़ी औरत गठरी लेकर खड़ी हुई थी। उसके हाथ में एक कपड़ा भी था जो बहुत चमक रहा था। मैंने गाड़ी और हल्की कर दी और उस औरत के हाथ में उस कपड़े को देखने लगे कि क्या चीज़ है उसके हाथ में। जब हम तकरीबन उस बूढ़ी औरत के करीब पहुंचे तो हमारी नज़रें उस कपड़े से हट नहीं रही थी। उस औरत का चेहरा ठीक से नज़र नहीं आ रहा था। उसने अपनी लालटेन उस कपड़े के करीब की हुई थी और दोनों हाथों को आगे करके खड़ी हुई थी, जैसे कि हमें दिखाना चाह रही हो। मैंने गाड़ी उसके करीब ले जाकर रोक दी और कहा कि क्या बेच रही थी, क्या इसके हाथ में कपड़ा था। मैं ये बोल ही रही थी कि मेरी बेटी ने कहा कि गाड़ी पीछे लें, मुझे देखना है कि वो क्या बेच रही है। मैंने कहा कि छोड़ो, रहने दो, उसके हाथ में पता नहीं क्या था, मुझे तो वो कपड़ा नहीं लग रहा था। मगर मेरी बेटी जिद करने लगी कि मुझे देखना है, प्लीज़ आप पीछे ले लें गाड़ी को। हमें वैसे ही देर हो रही थी और हम घर से देर से ही निकले। मगरिब होने वाली थी। मैंने कहा कि तुम सारा टाइम यहीं ज़ाया कर दोगी, मार्केट 10 बजे बंद हो जाएगी। उसकी ज़िद पर मैंने गाड़ी रिवर्स करना शुरू कर दी। जब हम उस बूढ़ी औरत के करीब पहुंचे तो वह बिल्कुल खामोश खड़ी हमें घूर घूर के देखने लगी। मैंने कहा कि अम्मा, ये तुम्हारे हाथ में क्या है। हम गाड़ी में ही बैठे हुए थे। वो बिल्कुल खामोश खड़ी रही और मुसलसल बगैर पलक झपकाए हमें घूर रही थी। मेरी बेटी दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। मैंने दोबारा पूछा, तब भी वो टस से मस न हुई। मैं भी गाड़ी से उतर गई। उस बूढ़ी औरत से कहा कि अम्मा, ये क्या बेच रही हो। बेटी ने कहा कि शायद इनको हमारी बोली समझ में नहीं आ रही। तो वो बूढ़ी औरत आगे बढ़ी और हमारे करीब कपड़ा आगे करके कहने लगी कि दुपट्टा बेच रही हूँ। हम दोनों ने चौंक कर एकदम उस बूढ़ी औरत को देखा। उसकी आवाज़ मर्दाना थी, जैसे कोई मर्द बोल रहा हो। हमने उस कपड़े को लालटेन की रोशनी में देखा जो बेतहाशा खूबसूरत था। वो कपड़ा ना ही कभी हमने मार्केट में देखा, ना ही उसकी खुशबू। एक अलग ही खुशबू उसमें से आ रही थी। वो टिश्यू टाइप का कपड़ा था। दिल चाह रहा था कि देखते ही रहो। जब हमने उससे इसकी कीमत पूछी तो वो कहने लगी कि 800 रुपये का पूरा सूट है।
ہم نے اس سے کہا کہ گٹری کھول کر اور کلر ہمیں دکھائے۔ کہنے لگی کہ میرے جانے کا وقت ہو گیا ہے، نہیں لینا تو مت لو۔ اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر میں نے گاڑی میں بٹھایا تو عورت کہنے لگی کہ اچھا چلو 600 کا لے لو۔ یہ سننا تھا کہ میری بیٹی نے فوراً ہی اس کے ہاتھ سے وہ کپڑا لے لیا۔ میں نے 600 روپے عورت کو دیے اور مارکیٹ سے فارغ ہو کر گھر آ گئے۔ میری بہن ملنے کے لیے آئی۔ بیٹی نے وہ کپڑا جب ان کو دکھایا، کہنے لگی کہ اتنا خوبصورت کپڑا کہاں سے ملا، کبھی زندگی میں ایسا کپڑا نہیں دیکھا۔ کہنے لگی کہ مجھ سے ڈبل پیسے لے لو اور مجھے یہ کپڑا دے دو۔ وہ مذاق میں بول رہی تھی، ان کی بھی اس کپڑے کے اوپر سے نظر نہیں ہٹ رہی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد ایک دن اتفاق سے پھر مغرب ہو گئی اور ہم مارکیٹ کا چکر لگانے کے لیے نکلے۔ پھر اسی جگہ پر آدھے راستے میں پہنچ کر وہ بڑھیا ہمیں نظر آئی، مگر اس کے ہاتھ میں گٹری نہیں تھی۔ ہماری گاڑی کو دیکھتے ہی اس نے اشارہ کرنا شروع کر دیا، جیسے وہ ہمیں پہچان گئی ہو۔ میں نے پھر یہ سوچ کر گاڑی روک لی، اگر اس کے پاس پھر وہی کپڑا ہوا تو بہن کے لیے خرید لوں گی۔ گاڑی سے اتر کر اس سے پوچھا کہ آج تمہاری گٹری کہاں ہے؟ تو کہنے لگی کہ سارے جوڑے بک گئے، بس یہ 2 جوڑے رہ گئے ہیں۔ وہ جوڑے اس سے کہیں زیادہ حسین تھے۔ ہم نے فوراً ہی وہ جوڑے خرید لیے۔ شادیاں قریب آ رہی تھیں، ان جوڑوں کی سلائی اور کٹنگ بھی کرنی تھی۔ ایک دن وہ جوڑے میں الماری سے نکالنے گئی کہ کٹنگ کر کے سلائی کر لوں گی تو دیکھا کہ وہ جوڑے غائب تھے۔ پوری الماری چھان لی مگر وہ نہیں ملے۔ زمین کھا گئی، آسمان نگل گیا۔ میں اور میری بیٹی تجسس میں تھے کہ یا اللہ، جوڑے کہاں گئے۔ ہمیں اس کپڑے کے کھو جانے کا بہت دکھ تھا۔ ایک دن میرا چھوٹا بیٹا صحن میں کرکٹ کھیل رہا تھا۔ ایک بات میں آپ کو بتانا بھول گئی کہ ہمارے صحن میں ایک بہت گھنا پیپل کا پیڑ لگا ہوا تھا۔ اس کی بال اس درخت میں چلی گئی اور نیچے آ کر گری تو وہ بھاگتا ہوا کمرے میں آیا۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگا کہ وہ دیکھو۔ ہم نے جب اس درخت کی شاخوں پر دیکھا تو وہی کپڑا درخت پر لٹکا ہوا تھا۔ میں اور میری بیٹی غور سے اس کپڑے کو دیکھ رہے تھے کہ یہ کپڑا یہاں کہاں سے آیا اور اتنے دن سے یہاں تھا تو کسی کی نظر کیوں نہیں پڑی۔ مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ کپڑا لپٹا ہوا تھا، جیسے کسی نے رسی کی طرح اس کو بل دیے ہوں، اور وہ کپڑا کسی پھندے کی طرح لگ رہا تھا۔ ہم اسے اپنا اتفاق سمجھ رہے تھے مگر بڑی احتیاط کے ساتھ اس کپڑے کو نکالا۔ حیرت ہو رہی تھی کہ اتنی دن کپڑے کو خروش تک نہیں آئی اور نہ ہی گندا ہوا نہ دھبا لگا۔ ایک دن میں نے الماری سے کپڑے نکالے اور کپڑے کو کاٹنے کے لیے بیٹھی۔ تقریباً دن کا وقت تھا، ہوا بالکل بند تھی۔ مجھے قمیص کا ناپ لے کر وہ کپڑا کاٹنا تھا۔ ناپ لینے کے بعد جیسے ہی میں نے کپڑے سے کینچی آگے بڑھائی اسے کاٹنے کے لیے تو وہ کپڑا اڑتا ہوا آگے کھسک گیا۔ میں سمجھی کہ ہوا کے جھونکے کی وجہ سے اڑا ہوگا۔ اٹھ کر میں نے وہ کپڑا دوبارہ اٹھایا اور پھر اسے ناپ لینے لگی۔ پھر میں نے کینچی قریب کی کہ وہ کپڑا پھر سے آگے کی طرف اڑ گیا۔ یہ میرے ساتھ 3 بار ہوا۔ مجھے الجھن سی ہونے لگی کہ کیا مسئلہ ہے، یہ کپڑا بار بار کیوں آگے کی طرف اڑ رہا ہے۔ میں نے اس کپڑے کے کنارے ہاتھ رکھ لیا تاکہ یہ نہ اڑے اور جھک کر کپڑے کو کاٹنے کے لیے جیسے ہی کینچی کپڑے کے اوپر رکھی، ایسا لگا کسی نے گہرا لمبا سانس لیا ہو۔ میں نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میری بیٹی کچن میں برتن دھو رہی تھی کہ اس کے بہت ہی بری طریقے سے چیخنے کی آواز آئی۔ میں یہ سمجھی کہ شاید اس کے اوپر چھپکلی چڑھ گئی ہے۔ میں بھاگی اور کچن میں اس کو دیکھنے کے لیے گئی تو اس نے بتایا کہ برتن جماتے وقت جب وہ برتن ریک میں رکھ رہی تھی تو ایک دم ریک موو ہوا جیسے کسی نے ہلایا ہو۔ میں ابھی یہی باتیں کر رہی تھی کہ کینچی چلنے کی آواز آئی، جیسے کپڑے کی کوئی کٹنگ کر رہا ہو۔ باقاعدہ چرچر کینچی چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں کچن سے نکل کر بھاگی کہ شاید میرا بیٹا کینچی پکڑ کر کپڑے نہ کاٹ رہا ہو۔ ہم دونوں نکل کر
सहन में आ गए और जो मंजर हमारी आंखों ने देखा वो नाकाबिले फरामोश था। वो कैंची खुद ब खुद चल रही थी और कपड़ा काट रही थी। हम दोनों माँ बेटी चीखते चिल्लाते हुए भागे और दरवाज़ा बंद कर लिया। एकदम से खामोशी छा गई। थोड़ी देर बाद हिम्मत करके खिड़की से झांक कर जब देखा तो सब कुछ ऐसा का ऐसा ही पड़ा हुआ था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं सहन में भागी और फौरन ही उन कपड़ों को थैली में डालकर घर से बाहर फेंक दिया। रात में जब हस्बैंड आए तो मैंने उनको सारा वाकया बताया। उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ तुमने वो कपड़े फेंक दिए। उस बात के 2 दिन के बाद अलमारी में कपड़े जमा रही थी। मेरी नज़र पड़ी तो वो कपड़े अलमारी में मौजूद थे, बिल्कुल सही सलामत, वैसे ही खूबसूरत। मैंने दोबारा वो कपड़े की थैली गली में उछालकर कचरे पर फेंक दी। रात को जब मैं सो रही थी तो मैंने ख्वाब में देखा कि जैसे मेरे ऊपर सांप चल रहे हों। मैं उन्हें हटाने की कोशिश कर रही हूँ, डर रही हूँ, मगर वो 3-4 सांप सियाह रंग के मेरे पूरे जिस्म पर चल रहे थे, जैसे अभी डस लेंगे। खौफ से मेरी आंख खुल गई। मैंने देखा कि मेरे ऊपर वही कपड़े रस्सी की तरह लिपटे हुए थे। मेरे हाथ और गर्दन हर जगह अटके हुए थे। मैं उठकर चीखने लगी। शौहर भी उठ गए। लाइट जलाई तो वही कपड़े रस्सी की तरह बल खाए हुए जमीन पर पड़े हुए थे। मैं रोने लगी। घर में खौफ सा फैल गया। शौहर कहने लगे कि मैं कल ही किसी आमिल को लेकर आऊँगा। शौहर ने कपड़ों को उठाया और उनको आग लगा दी। हम इस वाक़े को ख़त्म ही समझे थे कि शादी ख़त्म होने के बाद जब हम शादी हॉल से बाहर आने लगे तो मेरी बहन कहने लगी कि दोनों माँ बेटी बहुत प्यारी लग रही हो, अकेले अकेले कपड़े बना लिए। कहा भी था कि वो जोड़े वाली औरत नजर आए तो मेरे लिए भी ले लेना। मैंने कहा कि क्या कह रही हैं, ये वो कपड़ा नहीं है। वो मेरे करीब आ गई और दुपट्टा हाथ में लेकर सूंघने लगी। कहने लगी कि खूबसूरत होने के साथ साथ इसकी खुशबू कितनी प्यारी है। मैंने कहा कि अरे भाई ये वो कपड़ा नहीं है। वो कहने लगी कि शीशे में देखो। जब हमने खुद को शीशे में देखा तो ये वही कपड़े थे। हमारे पैरों से ज़मीन निकल गई कि अभी हमारे साथ क्या हो रहा है। दूसरे ही दिन हमने आमिर को बुलवाया। उन्होंने कुछ दायरा बनाकर अंदर अपने साथ ही कपड़े को सामने रखा और पढ़ने लगे। हमने खुद अपनी आंखों से देखा। वो कपड़े इंसान की तरह खड़े हो गए और हल्के हल्के हिलते रहे। ये सब हम दूसरे कमरे में दरवाजे से झांक कर देख रहे थे। वो कपड़ा अचानक दायरे से निकलकर खिड़की से बाहर जाके गायब हो गया। ऐसा लग रहा था कि ये कोई ख्वाब है। उसके बाद आमिल ने कहा कि आज के बाद ये आपको नजर नहीं आएंगे, मगर कोशिश करना कि रात के वक्त ये रंग आप दोनों माँ बेटी नहीं पहनेंगे, कम से कम 40 दिन तक। उसके बाद आप पहन सकती हैं। फिर जाके हमें सुकून का सांस मिला। दोस्तों, ये था वाक़या जो मरीम फातिमा ने कराची से हमें भेजा। दोस्तों, कुछ चीज़ें होती हैं जिनका अपने वक्त पर रात को निकलना होता है। सुनसान सन्नाटे वाली अंधेरी जगहों से गुरेज करें और दुआएं पढ़कर निकलें। ये था वाक़या जो उन्होंने हमें सेंड किया। आप भी अपने वाक़यात हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं, वॉइस कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। जो मेरे चैनल पर न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अपना ऐसे ही ख्याल करते रहिएगा, मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद करिएगा। फिर से लौट कर आऊँगी एक और नए नाकाबिले फरामोश वाक़े के साथ। जब तक अपना बहुत ख्याल करते रहिएगा, दुआ में याद करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।